इंटरव्यू सही रहा, बाकी रियलिटी मार्क्स के बाद ही पता चलती है। प्रीलिम्स के लिए अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो डिमांड कर रहे हैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। बीए किया है विद पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री। मेरे 6 अटेम्प्ट हो चुके हैं। एनसीईआरटीज जो होती हैं वो हमें बहुत हेल्प करती हैं। जितना हम पढ़ें उतना ही हम लिखें। डेली आंसर राइटिंग करें या हर दूसरे दिन करें। सर इंटरव्यू कैसा रहा? इंटरव्यू सही रहा, बाकी रियलिटी मार्क्स के बाद ही पता चलती है। बिल्कुल। तो जहाँ तक मुझे लगा ठीक रहा इंटरव्यू। सर आपका नाम और थोड़ा अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में। मेरा नाम कौशिक मिश्रा है और मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड, मैंने बीए किया है विद पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री एंड इंग्लिश लिटरेचर। उसके बाद मैंने मास्टर्स भी हिस्ट्री में किया है और मेरा नेट जेआरएफ भी हिस्ट्री में। सर बात करें यहाँ के क्वेश्चंस की इंटरव्यू में, तो क्या क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए थे आपसे? मेरे जो क्वेश्चंस मेनली जो बोर्ड ने पूछे वो मेरे डैप के अराउंड थे। उसमें हिस्ट्री भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। और फिर सिचुएशनल क्वेश्चंस थे जो सिचुएशन बेस्ड थे। क्या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट और टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो इसी के अराउंड रहा मेरा इंटरव्यू। तो सर यूपीएससी के कितने अटेम्प्ट्स आपने दिया और मतलब कितनी बार इंटरव्यू हो गया? मेरे 6 अटेम्प्ट हो चुके हैं और मेरे लगभग ये सेकंड इंटरव्यू है। लास्ट टाइम भी मैंने 2023 में भी दिया था इंटरव्यू और ये सेकंड इंटरव्यू है। कुछ हुआ था कि नहीं? नहीं, उसमें मेरा फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ था। आई वाज नॉट इन द लिस्ट, बट इस बार देखते हैं। सर जैसे कि हमारी मुलाकात आपसे शायद 2021 के यूपी पीसीएस इंटरव्यू में हुई थी। जी जी। तो यूपी पीसीएस भी साथ में दे रहे हैं या फिर अभी मतलब यूपीएससी पे ही फोकस है? मेरा एक्चुअली जैसा आपको पता है कि यूपी पीसीएस मैंने क्लियर कर लिया था एंड उसमें मेरा वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स थे। लेकिन क्योंकि यूपी गवर्नमेंट में उनके गवर्नमेंट ऑर्डर में नहीं था तो मुझे कोई पोस्ट एलोकेट नहीं हुई टेक्निकल रीजंस की वजह से। तो वो मैटर अभी सब जुडिस है और जब तक वो क्लियर नहीं होता है बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। कोर्ट में है वो मैटर। अच्छा मान लीजिए कोर्ट से क्लियर होता है तो वहाँ पे ज्वाइनिंग मिल जाएगी? हाँ, अगर चीजें मतलब क्योंकि हमारी तरफ से तो कोई फॉल्ट या कमी नहीं है, तो अगर होता है तो वहाँ पे भी आशा है कि मिल जाना चाहिए। सर हम जानना चाहेंगे यूपीएससी के स्ट्रेटजी के बारे में। मान लीजिए कोई छात्र तैयारी करना चाहता है, शुरू से तैयारी स्टार्ट कर रहा है अपना, तो कैसे वो अपनी तैयारी स्टार्ट करे? शुरुआत से स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ जाए या फिर पहले कोचिंग वगैरह कहीं कर ले, किसी से गाइडेंस ले? दोस्तों यदि आप लोग यूपीपीएससी या फिर बीपीएससी की तैयारी करें तो ये आप सभी लोग के लिए बहुत ही शानदार मौका है, क्योंकि पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला एंड यूपीपीएससी वाला आप सभी के लिए लेकर आया अपने नए फाउंडेशन बैचेस, जिसमें आपको मिलने वाला है लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली मेंस प्रैक्टिस, क्लास नोट्स, फुल लेंथ टेस्ट, पीवाईक्यू एनालिसिस और भी बहुत कुछ, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। बात करें इनके बीपीएससी बैचेस की, जो कि 71वीं बीपीएससी के लिए फाउंडेशन बैच है, सर्व सक्षम बैच इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, सर्वप्रथम हिंदी मीडियम वालों के लिए। इसका फीस 4,999 रुपए। वहीं यदि आप लोग यूपीपीएससी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो इनका फाउंडेशन बैच है सर्व सक्षम 2.0 इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और सर्वप्रथम हिंदी मीडियम वालों के लिए। इसका फीस 4,999 रुपए। दोस्तों इन बैचेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप लोग स्क्रीन पर दिया गया हमारा कूपन कोड यूज करेंगे तो आप लोग को इसमें भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। देखिए, अगर ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड नहीं है तो मुझे लगता है स्टार्ट जैसा कि मतलब एनसीईआरटीज जो होती हैं वो हमें बहुत हेल्प करती हैं टू स्टार्ट विद, क्योंकि वो हमारा फाउंडेशन बना देती हैं। और अभी जो हम देख रहे हैं नेचर ऑफ क्वेश्चंस चेंज हो रहा है यूपीएससी प्रीलिम्स में भी, तो उसमें हमारे क्वेश्चंस जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। तो कुछ वहां से हमारा फाउंडेशन हम स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं जैसे रमेश सिंह हो गई, और जो भी हम फॉलो करते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, फिर उस पर हम स्विच कर सकते हैं। अच्छा तो मतलब एनसीईआरटी अगर मान लीजिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत से 6 क्लास से स्टार्ट करें या फिर मतलब 9 10 से स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए, वो डिपेंड करता है। अगर अपने ऊपर। आपकी अंडरस्टैंडिंग अभी उतनी डेवलप नहीं है खासकर ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में, तो आप 6 से अगर स्टार्ट करेंगे तो एक आप ग्रेजुअली उसको देखेंगे, क्योंकि हर साल 6 7 8 वो ग्रेजुअली चीजें और लेवल बढ़ाता है। लेकिन अगर आपके पास है ऑलरेडी ह्यूमैनिटीज तो आप 12th से भी स्टार्ट कर सकते हैं। थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री हो गया, वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी तो 11th 12th वहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ओवरऑल सब्जेक्ट सभी ने तैयार कर लिए हैं, लेकिन अगर स्पेशली प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स के लिए क्या अलग रणनीति हमें बनानी चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आज के समय में, चाहे जीएस की बात करें या सीसेट की बात करें, तो उसके लिए किस लेवल की तैयारी हमें अपनी रखनी चाहिए? देखिए, प्रीलिम्स के लिए अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो डिमांड कर रहे हैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। अगर वो है आपके पास, आपने अच्छे से कंसेप्ट को समझ लिया है, तो आप उनके क्वेश्चंस में ट्रिक नहीं होंगे। अदरवाइज कंफ्यूजिंग ऑप्शंस देते हैं, ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, वो काफी कंफ्यूजिंग सा हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं कहूँगा कंसेप्चुअल क्लैरिटी। उसके बाद सेकेंडली आपका डाइवर्सिटी ऑफ थॉट्स या डाइवर्सिटी ऑफ आपके जो करंट है जो है, क्योंकि हम जैसे देखते हैं कि आर्मी रिलेटेड या फिर डिफेंस के पोस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये हमारे जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड है। तो हम न्यूज़पेपर अगर डेली देखते हैं तो हम इन चीजों को टैकल कर सकते हैं।
तो एक हमें ब्लेंड चाहिए दोनों, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी होना चाहिए और करंट अफेयर्स को भी आपको सही से प्रिपेयर करना है। जैसे कि कई जगह हमने सुना है कि जब यूपीएससी का पेपर होता है तो मतलब 50% अगर आप ले आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको मेंस में बैठने का मौका मिलता है, लेकिन तो उसमें भी बहुत सारे लोग बोलते हैं उतना भी क्वेश्चन करना बहुत कठिन हो जाता है। तो मान लीजिए अगर हम ऑप्शन की तरफ जाएं, अगर ऑप्शन एलिमिनेशन की टेक्निक लगाते हैं या किसी तरीके उसको गेस करते हैं वहां पे, तो किस तरीके से करना चाहिए, कोई अगर टेक्निक हो इसके बारे में? देखिए जैसा मैंने एक बोला कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपके पास होगी तो आप 4 में से 2 ऑप्शन एटलीस्ट एलिमिनेट कर ले जाएंगे। अगर आपने उतना कर लिया फिर उत्तर 50-50 रिस्क आप ले सकते हैं। तो लेकिन अगर आपके पास नहीं है कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो 4 के 4 ऑप्शंस बाउंसर होंगे। तो थोड़ा उस पे काम करना है। दूसरी चीज़ कि एक इंटेलिजेंट गेस भी होता है जैसे आप इंटेलिजेंट आई वुड से इन्फॉर्म्ड गेस जिसमें आपको फील हो रहा है कि ये चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं और ये ऐसा-ऐसा है। क्लिक कर रहे तो वो क्लिक अगर वहाँ कर रहा है तो अपने इंस्टिंक्ट को थोड़ा भरोसा करना है वहाँ पे। तुक्का नहीं मारना है क्योंकि प्योर तुक्के गलत होते हैं। लेकिन अगर आपके पास इंटेलिजेंट गेसिंग की का थोड़ा टेक्निक है, आपने उसको मॉक्स में प्रैक्टिस किया है और मॉक्स से ज़्यादा मैं कहूँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, उसमें आपने प्रैक्टिस कर लिया है तो इट वुड बी रियली हेल्पफुल। अच्छा, करंट अफेयर्स वगैरह के लिए क्या सोर्सेज आप फॉलो करते थे? क्योंकि करंट अफेयर्स का काफी वेटेज रहता है, चाहे प्रीलिम्स मेंस यहाँ तक कि इंटरव्यू में आते हैं तो यहाँ भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए करंट अफेयर्स मैंने जैसा कहा कि एक बार में मत पढ़िए कि पता चला कंपाइलेशन लेके बैठ गए मंथली या फिर ईयरली, क्योंकि उससे आपका फैक्ट्स तो चले जाएंगे बट कंसेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप नहीं होगी। जब हम करंट देखते हैं डेली पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रोग्रेस कोई भी चीज कैसे कर रही है, पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ, तो वो हमारे दिमाग में ज्यादा लंबे समय तक बैठता है और वो हमारे कंसेप्ट को क्लियर करता है। तो वो आप इंटरव्यू लेवल में भी जैसे अगर आपके पास सिर्फ फैक्ट्स होंगे तो काम नहीं चलेगा, आपको पता होना चाहिए कि पहले क्या चीजें थी, अब वो कैसे चेंज हो रही हैं। तो वो डायनेमिक्स हमें डेली डे टू डे न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहना चाहिए। डे टू डे न्यूज़पेपर पढ़िए, बाकी मंथली मैगजीन आ रही है तो उससे वो चीज सेकंड टाइम रिवाइज हो जाएगी, थर्ड टाइम आपका अगर ईयरली कंपाइलेशन आ रहा है तो उससे रिवाइज कर लीजिए। सीसेट का बात करें, 1-2 साल से सीसेट मतलब काफी बच्चों के लिए हर्डल होता जा रहा है। हाँ। मतलब कहीं ना कहीं बोलते हैं कि सीसेट सबसे ज्यादा हार्ड था, हमारा जीएस तो निकल रहा है लेकिन सीसेट नहीं निकल रहा है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए सीसैट तो 2018 से मैंने जो ट्रेंड एनालिसिस किया है वो हर साल बढ़ रहा है उसका लेवल, और अब जिस लेवल पे है, हालांकि 2023 से 2024 में थोड़ा सा लेवल डाउन हुआ, बट वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि यही अगले साल भी हो। तो हमें उसको अच्छे से रिगरसली उसके लिए टाइम देना होगा अलग से, और बाकायदे जैसे हम जीएस के लिए टाइम एलोकेट करते हैं अपने डेली शेड्यूल में, एटलीस्ट 4 आवर्स या 3 आवर्स अगर आपका कमजोर है सीसैट तो उस पर दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए ऑन अ डेली बेसिस। ये नहीं कि लास्ट के 2 महीने में हो जाएगा, नहीं होता है वो। तो अगर आप कंसिस्टेंटली कर रहे हैं तो हो जाएगा सर। मेंस की ओवरऑल रणनीति की बात करें तो कैसे करें? जैसे मान लीजिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं या फिर और कोई चीज आप एक्स्ट्रा बताना चाहें कि ये चीजें अपने मेंस की तैयारी के दौरान ध्यान रखना चाहिए? देखिए मेंस के लिए आंसर राइटिंग तो बहुत क्रूशियल है, बट पहले दिन से आंसर राइटिंग मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसमें हम कुछ लिख नहीं पाएंगे। हमारे पास लिखने के लिए मैटर होना चाहिए, तो पहले हम दोनों एस्पेक्ट पे काम करना है। जितना हम पढ़ें उतना ही हम लिखें, डेली आंसर राइटिंग करें या हर दूसरे दिन करें, ताकि हमारा हम जो भी इनटेक ले रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, उसको हम एक्सप्रेस भी कर पाएं और उस फॉर्मेट में कर पाएं जिसमें कि वो मार्क्स फेच कर सके। तो दोनों पे हमें बैलेंस करना होगा। सर जैसे कि आपका काफी लंबा अनुभव रहा है सिविल सर्विसेज एग्जाम को देते देते, चाहे पीसीएस हो गया या फिर यूपीएससी का आप लगातार दे रहे थे, तो आप अपने अनुभव के हिसाब से बताइए, जो छात्र अभी नई तैयारी में एंटर करने वाले या कर रहे होंगे, अभी स्टार्टिंग होगा, तो उनके लिए कोई सजेशन या सुझाव? उनके लिए यही सजेशन है कि आप स्टार्ट कीजिए और एक फाउंडेशन से स्टार्ट कीजिए, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाइए, चाहे वो एनसीईआरटी से हो या आपके अगर कहीं आप कोचिंग कर रहे हैं तो वहाँ से। मल्टीपल रिवीजन्स कीजिए और परसीवरेंस रखिए, ऊपर अप्स एंड डाउन्स आएंगे आप इस जर्नी में, क्योंकि वो इसका पार्ट एंड पार्सल है, तो उससे घबराइए मत। परसीवरेंस और कंसिस्टेंसी अपने साथ रखिए, बाकी थिंग्स विल टर्न आउट टू बी राइट। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।